गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, द हिंदू के फ्रंट पेज के अंदर हमें एक न्यूज़ देखने को मिल रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन अमेंडेड आईटी रूल्स। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। देखो, आप लोग आईटी रूल्स यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जानते होंगे। एक्चुअल में क्या है ना कि 2023 के अंदर, अगर मैं स्पेसिफाई करूं, अप्रैल 2023 के अंदर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, जो मीटी मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा एफसीयू एफसीयू क्या है? फैक्ट चेक यूनिट यहां पे बनाया गया। कैसे बनाया गया? आईटी रूल्स को अमेंड करके। अब आप पूछेंगे सर ये एफसीयू क्या है, फैक्ट चेक यूनिट? देखो, कई बार कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो अपने आप में कुछ गलत होती हैं, मिसलीडिंग हो सकती हैं, फेक न्यूज जिनको हम बोलते हैं, राइट? तो जो एफसीयू होगा ना, फैक्ट चेक यूनिट, वो ये बताएगा कि जो आपके सामने खबर है या जो आपके सामने मुद्दा है वो सही है, गलत है, मिसलीडिंग है, फेक न्यूज है या नहीं है। पर आप पूछेंगे सर ऑलरेडी पीआईबी है, तो पीआईबी ऑलरेडी ये सब चीजें हैंडल तो करता है। बट हाँ, सरकार ने बोला नहीं, हम आईटी रूल्स के माध्यम से ही ये फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे। प्लस, अगर मान लो कोई भी सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी कोई ऐसी खबर सरकार को लगे, या आई शुड से फैक्ट चेक यूनिट को ऐसा कुछ लगता है कोई खबर फॉल्स है या मिसलीडिंग है, तो अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोलेंगे एंड उनको वो कंटेंट हटाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो? ये दरअसल में ना, ये जो आपका एफसीयू बनाया गया, फैक्ट चेक यूनिट, आईटी रूल्स को अमेंड करते हुए, इसके अंदर जो वर्ड्स यूज करे गए हैं ना, वो बहुत ही वेग वर्ड यूज करे गए हैं। अगर सरकार के इस एफसीयू को लगता है कि कोई भी मुद्दा मिसलीडिंग है, तो उस केस में वहां पर फेसबुक को, ट्विटर को ये सब चीजें हटानी पड़ेंगी। अब आप पूछेंगे इसमें गलत क्या है? देखो, गलत ये है वेग वर्ड्स। कल को ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा है, वो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है किसी मुद्दे के ऊपर, और सरकार को ये चीज पसंद नहीं आई, तो सरकार क्या कर सकती है? फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से यहां पर इसकी जो पोस्ट है उसको मिसलीडिंग करार दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उसकी पोस्ट हर जगह से हट जाएगी। तो ये मुद्दा बहुत सारे लोगों ने रेज किया एंड अकॉर्डिंगली फिर मुद्दा जब ये हाई कोर्ट में यहाँ पे जाता है, पहले 1:1 की जजमेंट थी, बट फाइनली यहां पर अब पता लगा है ऐसा कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड 1G जो है 19(1)G का राइट टू प्रोफेशन, ये सारी चीजों को ये वायोलेट करता है। इसीलिए यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको अमेंडेड आईटी रूल्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर मान लो अगर फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या बाकी जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर ये उस पर्टिकुलर पोस्ट को नहीं हटाते तो क्या हो जाएगा? देखो, एक्चुअल में आपके जो भी सोशल मीडिया है ना, इनको इंटरमीडियरी का दर्जा प्राप्त है। अब आप पूछेंगे ये क्या है इंटरमीडियरी? देखो, अगर मान लो मैं फेसबुक के ऊपर कुछ भी डालता हूं, कुछ भी गलत मलत कुछ भी डाल देता हूं, वो फेसबुक की जिम्मेदारी थोड़ी है, नहीं है ना? हाँ, वो मेरी गलती है। बात बिल्कुल ठीक है। पर अगर मान लो ये फेसबुक जो और जो आप बाकी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सरकार की इस बात को नहीं मानते, फैक्ट चेक यूनिट की बात को नहीं मानते ना, तो उस केस में उनका जो इंटरमीडिएट स्टेटस था वो खत्म हो जाएगा। यानी कि फ्यूचर में क्या होगा? अगर मैं कुछ गलत डालूंगा ना फेसबुक के ऊपर, तो भाई मेरे ऊपर तो एक्शन होगा ही होगा, वो फेसबुक के ऊपर भी एक्शन होगा। लो, तो इस वजह से हमें ये चीज नोटिस करने को मिली। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन सब चीजों को ये वायलेट करता था। तो ये जो आपके अमेंडेड आईटी रूल्स है, इनको यहाँ पे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। ये वर्ड्स देख रहे हो, फेक, मिसलीडिंग, तो कोई भी ऐसी चीज को कोई मिसलीडिंग बोल देगा। बहुत सारे वेग टर्मिनोलॉजीज का यहाँ पे यूजेज है। ठीक है, तो ये था मुद्दा हमें डिस्कस करना था। डेट है आज की 21 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। स्टार्ट करते हैं। एक जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है आपका डॉपलर वेदर रडार्स के बारे में। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप लोग ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जानते होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी एनर्जी वेव्स होती हैं, ठीक है ना? यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर आपकी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। आप लोगों ने ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा, ठीक है, जहां पर आपको रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, ये सब चीजें आप नोटिस करते होंगे। अब इनको ना, पहली बात तो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि आप इनको इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज कीजिए। तो पहली बात तो आप लोग साइंस टेक्नोलॉजी में ये चीज पढ़ते भी हो, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा किसकी? मैं बात करूंगा रेडियो वेव्स की। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब मैं बात करता हूँ रेडार की, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग की, यहाँ पर यूजेज किसकी होती है? आपकी रेडियो वेव्स की। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जैसे आपका रडार है,
ठीक है ना, और ये है आपका टारगेट। तो यहां से एक वेव एमिट होगी एंड अकॉर्डिंगली एक वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। अब ये वेव जो गई और ये जो वेव वापस आई, इसके बारे में हमें डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है, जैसे इसकी स्पीड के बारे में, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, क्योंकि हमारे पास दोनों है ना, एमिट होती हुई वेव और रिफ्लेक्ट होती हुई वेव। तो रेडार इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये जो वेव जा रही है दरअसल में रेडियो वेव है। इसके माध्यम से हम ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं, रेंज को मेजर कर सकते हैं, एंगल को, वेलोसिटी को, सब चीजें हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये होता है रेडार का काम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने ऐसा बोला है कि कंट्री ना एडिशनल 56 डॉपलर वेदर रेडार्स को यहाँ पे यूज करने जा रही है, जिसके माध्यम से वेदर को फोरकास्ट करना अपने आप में बहुत आसान हो जाएगा। देखो लास्ट वीक के अंदर हमने एक मिशन मौसम को भी पढ़ा था, उसके अंदर भी हमें नहीं डिस्कस किया था कि कैसे हम कहीं ना कहीं वेदर फोरकास्टिंग को बेहतर करना चाहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हमें डॉपलर रेडार्स देखने को मिल जाएंगे, पर हम ये चाहते हैं कि इनके अंदर जो प्रिसीजन है वो और भी हम उसको इम्प्रूव कर पाए, इसलिए 56 नए यहाँ पे डॉपलर वेदर रेडार्स यूज किए जाएंगे। इससे हमारे किसानों को फायदा होगा, हमें पता लगता रहेगा कब कहीं सूखा पड़ रहा है, कब कहीं फ्लड्स आने वाले हैं। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। बाकी देखो डॉपलर रेडार मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि किस तरह से लोकेशन, डायरेक्शन, एल्टीट्यूड, इंटेंसिटी, ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट, ये सारी चीजें हमें इनके माध्यम से पता लगती रहती है। प्लस फ्रीक्वेंसी में चेंजेस भी हमें पता लगते रहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती रहती है, अगर ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल जाती है। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी इट डिपेंड्स ऑन, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके वेवलेंथ के, ये बात आपको पता भी होगी। इससे रेनफॉल हो गया, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सब चीजों को हम आप रियल टाइम में देख पाएंगे। बाकी देखो इसको यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स के अंदर, जैसे एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड। तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे होना चाहिए। एक देखो और चीज है, आप लोगों ने ना रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के बारे में भी सुना होगा। यूपीएससी ने बहुत साल पहले, अराउंड 10 साल पहले इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। जब देखो एक जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, वो आपके अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, गोज फार अवे, उस केस में क्या होता है, उस केस में जो लाइट एमिट होती है ना, वो कहीं ना कहीं रेड एंड वाले स्पेक्ट्रम की साइड होती है। ठीक है ना, तो जिस वजह से क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट कब होती है, जब आपका ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होता है। इसका बिल्कुल उल्टा जो होता है ना, वो आपको ब्लू शिफ्ट के केस में देखने को मिलता है। तो ये भी एक एडिशनल बात थी, तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बट अदरवाइज रेडार्स के बारे में तो हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ही ली है। अगले टॉपिक पे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो आपका अमूर फॉल्कन के बारे में है। अब ये क्या मुद्दा है, देखो इन्वायरमेंट के अंदर ये अपने आप में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ना मैं आपके सामने अमूर फॉल्कन की बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अब अमूर फॉल्कन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं ना, क्योंकि ये दुनिया के लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर माने जाते हैं। एक्चुअल में आप यहाँ पे नोटिस करो, इनका पाथ जरा नोटिस करना, यहां से ये शुरू होते हैं, अकॉर्डिंगली इस तरह से मूव करते करते आपके सदर्न अफ्रीका वाली साइड ये खत्म, मतलब यहां तक ये मूव करते हैं। इनका माइग्रेशन इतना बड़ा रेंज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, आपके नदन चाइना हो गया, आपका ईस्टर्न मंगोलिया हो गया, फार ईस्ट रशिया हो गया, वहां से ये स्टार्ट करते हैं। भारत की अगर हम बात करें ना, तो भारत में भी यहाँ पे ये आपका जैसे नागालैंड में खासकर आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन मणिपुर के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है, कुछ और एरियाज में भी है, पर नागालैंड जो सबसे ज्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली ये फिर मूव करते करते आगे जाके, ठीक है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर यहाँ पे ये विंटरिंग जो ग्राउंड होती है वहां पे माइग्रेट करते हैं। तो ये इस वजह से दे आर नोन एज लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग रैप्टर। इनके ना आपको एक तो नाम इनका और ध्यान रखना है, ये इसी का ही नाम है। अमूर फाल्कन का दूसरा नाम क्या है, अक्वी पुइना। ठीक है, ये नाम भी आप ध्यान में रखोगे। तो साइबेरिया से ट्रेवल करते हुए इंडिया एंड देन अफ्रीका की तरफ ये मूव इन कर जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ना, लगभग 2 महीनों के लिए यहाँ पर ये रहते हैं। ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर वाला समय हो गया मोस्टली, वहां पर ये 2 महीने के लिए यहाँ पे रहते हैं। स्पेशली अगर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ध्यान रखना है, आपको द्योंग लेक का आपको नाम ध्यान में रखना है। ये नागालैंड के अंदर आपको इनका स्टॉप ओवर पॉइंट देखने को मिल जाएगा। इवन मणिपुर के अंदर आपको तमांगलोंग जो है वहां पर भी ये स्टॉप करते हैं, बट मेजरली द्योंग लेक आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। नागालैंड को ही ना फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ हर साल अमूर फाल्कन फेस्टिवल नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने हैं। IUCN स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न देखने को मिल जाएगा, साइट्स में आपको अपेंडिक्स 2 में देखने को मिल जाते हैं। लॉन्ग अगर डिस्टेंस की बात करें तो 20,000 किलोमीटर एक साइड के ऊपर ये ट्रेवल करते हैं। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कितना ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी
पॉइंट्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिए। दिस अ स्मॉल रैप्टर ऑफ द फाल्कन फैमिली। अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर का जो तमांगलोंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना, उन्होंने इनकी हंटिंग के ऊपर, कैचिंग, किलिंग एंड इस बर्ड की सेलिंग के ऊपर बैन लगा दिया है, ताकि आने वाले मंथ्स के अंदर जब ये आएंगे यहाँ पे तो इनको यहाँ पे कोई ऐसे इनको कोई हार्म ना पहुंचाए। प्लस एट द सेम टाइम ना ये आपके अलग अलग जो इंसेक्ट होते हैं या आपके जो लोकस्ट होते हैं उनको यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है रेड सी के बारे में। कई बार मैंने इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है। अभी क्या हुआ है ना, कुछ आंकड़े आए हैं जो ये बता रहा है कि भारत का जो गुड्स का एक्सपोर्ट है अगस्त के अंदर वो काफी शार्पली 9% से नीचे गिर गया। ठीक है, कहीं ना कहीं रेड सी क्राइसिस की वजह से। तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन समझ सकते हो, ये आपका रेड सी देखने को मिल जाएगा। आप इसकी एक बार ना बाउंड्रीज जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनको एक बार आप चेक कीजिए। जैसे यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया और यमन देखने को मिल जाता है टुवर्ड्स द ईस्टर्न शोर, और वेस्टर्न शोर की जब मैं बात करता हूँ ना तो यहाँ पर आपको इजिप्ट, आपको सूडान, इरित्रिया और आपका जिबूती आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज पहली बात तो पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट गल्फ ऑफ एडन देखने को मिल जाएगा, एंड यहीं पर आपको ना ये वाला दिस इज नोन एज बाबल मंदेब स्टेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, ये चीजों का आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसकी नदन वाली साइड यहाँ पे आपको लेके चलूँ ना तो थोड़ा सा इसको मैं जूम इन करूँ अगर, तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ सुएज देखने को मिल जाता है, एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओकाबा। यहाँ पर आपको तिरान के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे तिरान स्टेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है, राइट। एंड दिस इज सिनाई पेनिनसुला, ये इजिप्ट का ही पार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें ये जो रीजन है आपका ग्रेट रिफ्ट वैली का भी आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये एक्सटेंशन ही है आपके सेमी इनक्लोज्ड एक्सटेंशन आपके इंडियन ओशन की। ये बाकी मैंने आपको गल्फ और बाबल मंदेब स्टेट के बारे में बता दिया, एंड बाकी चीजों के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया। तिरान आइलैंड मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गल्फ ऑफ अकाबा के पास में, एंड साथ साथ एक शडवान आइलैंड है, ये आपका गल्फ ऑफ सुएज वाले रीजन के अंदर है। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने हैं। स्टेट्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर ही दी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है सीटीयू। ये कई दिनों से ना न्यूज में बार बार सीटीयू सीटीयू आ रहा था, तो थोड़ा सा मैंने आपको बता देता हूँ कि आखिर ये होता क्या है। देखो, आप लोग जानते होंगे कि जो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, राइट, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ना आपकी कुछ स्पॉट्स होती हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये वाला एरिया गंदा है, इस गंदे एरिया को हम यहाँ पे साफ करेंगे, राइट। तो उन्हीं को बोलते हैं क्लीननेस टारगेट यूनिट या सीटीयू। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगभग 4.5 लाख या 4,36,000 के आसपास सिटीज आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें आपके कुछ रेजिडेंशियल एरियाज हैं, कुछ आपके रोड साइड्स हैं, कुछ आपके मार्केट स्पेसेस हैं, कुछ आपके ऐसे एरियाज हैं जो पब्लिक एंड प्राइवेट ऑफिस के आसपास होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस हो गया, जैसे आपके सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गया, वो इनको अडॉप्ट करते हैं एंड इन स्पॉट्स को क्लियर करते हैं, इनको साफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली ऐसे एरियाज जो तो बहुत गंदे हैं जहाँ जिनको पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया गया है, तो उनको यहाँ पे क्लीन करके उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है, एंड इसी चीज को बोला जाता है सीटीयू या क्लीननेस टारगेट यूनिट, राइट। अगला दोस्तों टॉपिक ना आपका है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, एंड मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो आर्टिकल है ना ये आप लोग खुद पढ़ोगे। इसका कारण पता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। एक्चुअल में अगर हम बात करें ना तो आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले, यानी कि 20 सितंबर, यानी कि एक दिन हो गया, ठीक है, आज तो 21 सितंबर है, पर 20 सितंबर 1924 को जो आपके जॉन मार्शल हैं, उस समय के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस समय उन्होंने उस दिन को डिस्कवरी की घोषणा की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो यानी कि इसको डिस्कवर किए हुए 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपने आप में हमारे एग्जाम के लिए ना ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप यहाँ पे जानते होंगे ना ये क्या थी, ये दरअसल में आपकी एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी, राइट। एंड अपने इंडिया की देखो हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड साथ साथ अगर हम बात करें तो दयाराम साहनी जी, प्लस एट द सेम टाइम जो आर डी बनर्जी थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया इस चीज को एक्सकवेट करने के अंदर। अब यहाँ पर डिफरेंट लोकेशन मैंने मार्क कर रखी हैं, एंड इवन ना आप लोगों को क्या करना है, जस्ट अपनी हिस्ट्री बुक्स जहां से भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमारी टीम से पढ़ा है, जहां से भी आपने पढ़ा है वहां से आप हिस्ट्री से इसको रिवाइज करोगे। मैंने इन सभी का जो सार है शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। जैसे आपका सुक्का गंगडोर हो गया, ठीक है, चानूदारो हो गया, कालीबंगन हो गया, एंड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फेमस साइट आपकी राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी बल्कि आपकी लार्जेस्ट हड़प्पन साइट आज के समय बन चुकी है, राइट। धोलावीरा के ऊपर यूपीएससी ने अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स है ना
मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। लोथल के बारे में भी आप जानते होंगे, डॉकयार्ड। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको इनकी रिवीजन कर लेनी है अपने नोट से भी, फिर बाद में इस पीडीएफ से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना, तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आने वाले साल में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि 100 साल इसको कंप्लीट हुए हैं। आगे आते हैं दोस्तों, एफएटीएफ। अब आप पूछेंगे सर ये भी हमने पढ़ा था, बिल्कुल। एक्चुअल में सितंबर 12 को ना हमने बहुत ही डिटेल में एफएटीएफ के बारे में चर्चा करी थी, जब हमने डिस्कशन किया था कि आपके यहाँ पे G7 नेशन के द्वारा इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। इन भारत भी इसका मेंबर हमें देखने को मिल जाता है। पहले भारत ऑब्जर्वर बना था 2006 के अंदर, फिर 2010 के अंदर इंडिया इसका 34th मेंबर हमें देखने को मिल जाता है। अब हमें नोटिस ये किया था कि इसकी मीटिंग होने वाली थी और इंडिया को यहाँ पे रिव्यू होने वाला था, राइट। तो हमें यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिला है कि भारत को बहुत ज्यादा तारीफ करी गई है, ठीक है। इंडिया ने हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस यहाँ पे एफएटीएफ के रिकमेंडेशन के साथ अचीव किया है। तो एफएटीएफ ने भारत के प्रयासों को बहुत ही सराहनीय कहा है, इस वजह से ये न्यूज में आ चुका है। इसके साथ साथ हम बात करें ना, तो इंडिया को क्लासीफाई किया गया है एज अ रेगुलर फॉलोअप कंट्री, ठीक है। भारत की बहुत अच्छी यहाँ पे एफर्ट्स को यहाँ पे उनको प्रेस किया गया है। और अब आप नोटिस करोगे इंडिया के अलावा ना यूके, फ्रांस और इटली, यही आपके G20 कंट्रीज हैं जो आपके रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। बाकी देखो, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट तो कई बार हमने डिस्कशन कर ही लिया। बाकी 12 सितंबर को तो हमने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में चर्चा करी थी, तो अगर किसी बच्चे ने वो मिस किया है तो उसको जाके भी वो देख सकता है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि पहले ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जाता है एज अ वार्निंग की तरह, राइट। एंड अगर वो उसको भी फॉलो नहीं करते तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। आज के समय ना आपकी 3 कंट्रीज हैं। आपकी कौन सी 3 कंट्रीज हैं? एक आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, एक आपका ईरान हो गया, और तीसरा है आपके म्यांमार। ये 3 ऐसे देश हैं जो आपको आज के समय ब्लैक लिस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कोयलकांत फिश के बारे में। थोड़ा सा आपको इस पर्टिकुलर फिश के बारे में आपको समझना पड़ेगा। देखो, रिसर्चर्स ने ना एक वेल प्रिजर्व्ड डेवोनियन कोयलकांत फिश को यहाँ पे डिस्कवर किया है। कहां पर? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखो, थोड़ा सा समझते हैं डेवोनियन पीरियड के बारे में। आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि 359 मिलियन टू 419 मिलियन ईयर्स अगो, इस पीरियड को यहाँ पे डेवोनियन पीरियड हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। लगभग यानी कि आप बात कर सकते हो 40 करोड़ साल के आसपास की, राइट। तो आप इस पर्टिकुलर फिश को इस तरह से जानिए कि यहां पर ना इस पर्टिकुलर फिश को हम लोग लिविंग फॉसिल्स की तरह क्लासिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करोगे ना कि ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अनचेंज रहे हैं तब से, पर इनके जो भी और रिलेटिव्स थे वो तो सारे खत्म हो चुके हैं। इतना लंबा टाइम का है, ठीक है ना। दीज आर द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स, जो कि आपके लगभग 410 मिलियन ईयर्स ओल्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। कुछ और भी एग्जांपल है लिविंग फॉसिल के, जैसे आपका हॉर्सशू क्रैब हो गया, आपके गिंको ट्रीज हो गया। इनके अंदर ज्यादा चेंज नहीं आया, इनके जो भी और रिलेटिव्स थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। समझे इस बात को? तो इस वजह से ये जो डिस्कवरीज हैं अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना इस कोयलकांत फिश की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इसको पहली बार फाउंड किया गया था 1938 के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। उसके बाद इसका जो कमरो आइलैंड था वहां पे पाया गया, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट ऑफ मेडागास्कर। तो ये कुछ आइडियाज आपको इनके बारे में होने चाहिए। बाकी अगर मैं इस फिश के बारे में और बात करूं तो ये आपको अफ्रीका हो गया, इंडोनेशिया, उन कोस्ट में आपको देखने को मिल जाती है। उनकी जो आपकी जो लेंथ होती है वो लगभग 2 मीटर देखने को मिल जाती है। काफी डीप में भी आपको देखने को मिल जाएगी, लगभग 2300 फीट बिलो द सरफेस आपको ये डीप सी फिश आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ IUCN स्टेटस इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। हालांकि जो सुलोवेसी कोयलकांत है उनको वल्नरेबल यहाँ पे घोषित किया गया है अंडर IUCN, और साइट्स के अंदर इनका अपेंडिक्स 1 के अंदर स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। इनका ना आप नाम यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया था, इनका नाम काफी ना डिफिकल्ट सा है, गामगुई विनगरारी, ठीक है ना। तो ये जो नाम है ना, दरअसल में आप नोटिस करोगे ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना गुनियांडी कंट्री है, ठीक है। वहां से इसका जो फर्स्ट फिश वहां पे फाउंड की गई थी, तो उसी के बेसिस के ऊपर इनका नाम यहाँ पे रखा गया। इस फिश का मीनिंग क्या है? ये दरअसल में ना व्रिंगारी, बेसिकली एक आपके अगर फैमिली में, आपकी कम्युनिटी में कोई बड़ा पर्सन होता है उसको बोला जाता है, तो वहीं से उसका फिश का यहाँ पे नाम रखा गया है। एंड बहुत स्लोली यहाँ पे इवॉल्व करते हैं। एंड आप नोटिस करोगे ये जो बड़े बड़े चेंजेस होते हैं ना, जैसे आपका टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी हो गया, ओशन टेम्परेचर हो गया, वाटर ऑक्सीजन लेवल हो गया आपका, या एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनके एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर ध्यान में ये क्या रखना है? ध्यान में रखना है कि अपने आप में इनका एवोल्यूशन जो होता है वो काफी स्लो होता है। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला आपका एमसीक्यूज है शेड्यूल कास्ट और आपके किस तरह से उनके अंदर ऑल्ट्रेशंस की जाती हैं। तो पढ़िएगा इस क्वेश्चन को एंड कमेंट से मुझे आप इसका आंसर बताइएगा। दूसरा आपके सामने होमवर्क है IPEF के बारे में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो ये क्वेश्चन भी ट्राई करके आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो। कल मैंने आपको पूछा था सेबी के बारे में, ठीक है।
तो काफी बच्चों ने इसका सही आंसर भी दिया। देखो जब मैं बात करता हूँ ना सेबी की, तो पहली बात आप ये समझो कि सेबी को जब एस्टेब्लिश किया गया था तब वो एक मात्र क्या थी, एग्जेक्टिव बॉडी थी। उस समय वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ लगभग 1988 की। उस समय क्या थी, एग्जेक्टिव बॉडी। पर बाद में 1992 के अंदर उसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा इसके रिगार्डिंग एक्ट पास किया गया। ठीक है, तो यानी कि आज के समय ये क्या है, आज के समय आपको डेफिनेटली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिलती है। बट इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, ये आरबीआई के अंदर नहीं है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। इसलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। इतना पार्ट सही था, पर ये पीछे वाला पार्ट आरबीआई वाला ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका काम यही है आपके इन्वेस्टर्स का ध्यान रखना, बिल्कुल। और तीसरा स्टेटमेंट जो बात कर रहा है कि चेयरमैन को अपॉइंट कैसे किया जाता है। देखो जो इनके चेयरपर्सन होते हैं उनको यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ पर ये सिलेक्शन कमेटी वगैरह का प्रोसेस नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए पहला गलत था, तीसरा गलत था, केवल और केवल दूसरा करेक्ट था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई के अंदर है, राइट। काफी रीजनल ऑफिस आपके अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में भी देखने को मिल जाते हैं। चेयरपर्सन के अलावा 2 और मेंबर्स होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 1 मेंबर आरबीआई से होता है और 5 और मेंबर्स आपके यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको और भी पता होने चाहिए। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था एलिफेंट्स के बारे में। यहाँ पर पहला कह रहा है कि जो एलिफेंट हर्ड्स हैं उनको मैट्रियार्क्स के द्वारा लीड किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, एक महिला यहाँ पे इनको लीड करती है। और आपके जो मेल एलिफेंट्स है वो थोड़ा आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है आईयूसीएन ने ना एशियन एलिफेंट को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है। आंसर इज इनकरेक्ट। नो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, बल्कि इनका जो आपका आईयूसीएन स्टेटस है वो आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। लगभग आपको 40,000 एनिमल्स आपको वाइल्ड में देखने को मिल जाते हैं। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो गया, राइट। बेसिकली पहला सॉरी ठीक था, सेकंड इनकरेक्ट है। तीसरे स्टेटमेंट की दोस्तों बात करें, ये कह रहा है एलिफेंट्स का लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। यस, 18 से 22 महीने का देखने को मिल जाता है। चौथा स्टेटमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कुछ बच्चों ने ना यहाँ पे गलती कर दी। एक्चुअल में आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलिफेंट कॉरिडोर्स। अगर किसी बच्चे ने ये वर्ड नहीं ना पढ़ा कॉरिडोर, तो वो कहेगा हाँ सर एलिफेंट तो सबसे ज्यादा कर्नाटका में मिलते हैं। इसमें कोई डाउट की बात नहीं, सबसे ज्यादा एलिफेंट आपके कर्नाटका में ही है। पर उसने एलिफेंट का नहीं पूछा, उसने पूछा एलिफेंट कॉरिडोर का। कॉरिडोर ऐसा एक पाथवे होता है जिसके माध्यम से एलिफेंट मूव करते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ ना एलिफेंट कॉरिडोर की, तो सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे, हमें ये वेस्ट बंगाल के स्टेट में देखने को मिलते हैं। मैंने एलिफेंट कॉरिडोर भी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो एक्चुअल में आपका फोर्थ भी इनकरेक्ट हुआ। तो सही क्या बना, सही बना आपका 1 एंड 3 आर करेक्ट, 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट। ठीक है, बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनका आंसर आप मुझे बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अकॉर्डिंगली कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, यहाँ पे ये कह रहा है कीनिया एक लैंड लॉक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका के अंदर। नहीं, कीनिया का कोस्ट लाइन इंडियन ओशन के साथ टच होती है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रॉइड की बात करें, स्मॉल रॉक की मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन को ऑर्बिट करते हैं। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेक विक्टोरिया की बात करें ना, तो लेक विक्टोरिया कीनिया को बॉर्डर करता है। यस, युगांडा हो गया, पर जाम्बिया नहीं है, ये आपका तंजानिया देखने को मिलता है। तो थर्ड इज आपका इनकरेक्ट। ईएलआई स्कीम की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी लेबर फोर्स को फॉर्मलाइज और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात है। दिस इज करेक्ट। ग्रीन क्लाइमेट फंड की अगर हम बात करें तो ये कॉप 21 में नहीं बल्कि आपका कॉप 16 हुआ था 2010 के अंदर, आपका कैनकुन के अंदर, वहां पर इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।